Assalamualaikum students. Welcome back in the 12th video of C Programming Lecture Series. तो जैसा कि आपको याद होगा कि प्रीवियस 2 to 3 लेक्चर्स के अंदर हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया है और वेरिएबल्स के साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने देखा कि वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या रिलेशन होता है और वेरिएबल्स की मदद से हम किस तरह से वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर का उसमें क्या रोल होता है। तो आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर से क्या मुराद होता है, ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स को हम वेरिएबल्स के साथ किस तरह से यूज कर सकते हैं और किस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके या वेरिएबल्स के साथ ऑपरेटर्स को यूज करके हम रिजल्ट्स जो हैं वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल्स होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ऑपरेंड्स के ऊपर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं 2 + 4, तो यहाँ पे ये जो 2 और 4 हैं ये दोनों क्या हैं? ये दोनों ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। और ये जो प्लस का सिंबल है ये बेसिकली क्या है? ऑपरेटर है कि हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। किसके ऊपर? इन दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर, 2 और 4 के ऊपर। तो बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल होता है जिसकी मदद से हम ये बता रहे होते हैं कि हम ऑपरेंड्स के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं तो ऑपरेटर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जो बेसिक ऑपरेटर्स की टाइप्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसा कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स मुराद लाइक हम यहाँ पे ना एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। नंबर 1 होते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। ये क्या है हमारे पास? अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ये सारे हमारे पास क्या हैं? रिलेशनल ऑपरेटर हैं। देन इसके बाद हमारे पास कौन से होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं? एंड का ऑपरेटर हो गया, और का ऑपरेटर हो गया, नॉट का ऑपरेटर हो गया, इसको बोलते हैं एंड, इसको बोलते हैं और, इसको बोलते हैं नॉट। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जिनमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इनकी अगर बात करें तो प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और माइनस माइनस क्या होता है? डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। इसके बाद अगर हम करें बात ऑपरेटर्स की तो हमारे पास होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। अब बिट वाइज में एंड, और, उसके बाद हमारे पास होता है बिटवाइज एक्स, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से।
उसके बाद बिट वाइज नॉट होता है जिसको टिल्डा के सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट होता है, इसी तरह हमारे पास राइट शिफ्ट होता है। तो ये क्या है, हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 5 को कवर करेंगे और देन बिट वाइज के टॉपिक को हम जो है इन डिटेल अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कि जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को, कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो कंपाइलर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ, बल्कि इनिशियलाइज कर लेता हूँ। a इज इक्वल टू सपोज मैं कहता हूँ 20 और b इज इक्वल टू मैं कहता हूँ 2 सपोज। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करूं, जो कि अभी हमने डिस्कस की है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, और उनके रिजल्ट्स को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट लिखता हूं और इसमें लिखता हूं a प्लस बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और देन हम कर देते हैं a प्लस बी। इससे होगा क्या, यहाँ मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, द सम ऑफ टू वेरिएबल्स, ये भी बोल सकते हैं। जिस तरह से भी आपको आउटपुट चाहिए आप उस तरह से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, माइनस के लिए लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग इनको, और इसी तरह से हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और देन इसी तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और देन इसी तरह से हम मॉड्यूलस ले लेते हैं। अच्छा, एक और इसको हम सेव कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, मैंने यहाँ पर जो स्ट्रिंग लिखी हुई है a प्लस बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, इसके बाद हम बैक स्लैश एन भी लिख लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर लाइन ब्रेक नहीं करेंगे तो एक ही लाइन में सारी आउटपुट्स आ जाएंगी, वो थोड़ी अजीब सी लगती हैं, देखने में भी रीडेबल भी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, बैक स्लैश एन कर लेते हैं। बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि पहले स्क्रीन पर लिखा हुआ है मेरे पास a प्लस बी और इक्वल का साइन, और उसके बाद इन दोनों की वैल्यू सम होने के बाद परसेंटेज डी की जगह पे प्रिंट हो जाए। सिमिलरली पहले a माइनस बी इज इक्वल टू लिखा है और देन a माइनस बी का जो आंसर है वो परसेंटेज डी की जगह पे देखना चाहता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल हो, यहाँ डिवाइड और यहाँ पे मॉड्यूलस। अच्छा, एक चीज, मॉड्यूलस का ऑपरेटर जब आप एज अ मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे होते हैं तो आपको 2 दफा मॉड्यूलस लगाना पड़ता है। अगर आप एक दफा मॉड्यूलस लगाएंगे तो वो उसको कंसिडर नहीं करता, वो उसे मॉड्यूलस के परसेंटेज का सिंबल ही समझ रहा होता है और उसको इग्नोर कर देता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 दफा मॉड्यूलस लगाएंगे अगर आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। तो मैं भी आपको ये एक सिंगल भी लिख के दिखा दूंगा। फिलहाल हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप देखिएगा हमारे सामने जो रिजल्ट्स हैं वो मौजूद हैं। 20 प्लस 2 22 होता है, 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 40 होगा, 20 का को डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 आता है, और 20 का मॉड्यूलस लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। मॉड्यूलस से क्या मुराद है, समटाइम अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम, तो मॉड्यूलस से मुराद ये होता है कि हमने क्या किया है, 20 को 2 से डिवाइड किया है, तो 2 10 दा 20 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचता है, नथिंग। तो दैट्स वाई आपके पास जो रिमाइंडर वहां पर शो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, कि नथिंग मतलब 0 यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो दैट्स वाई आपको जो इसका रिजल्ट है इसमें यहाँ पे देखें तो आपको 0 नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा रिजल्ट जूम भी करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, एडिशन का रिजल्ट 22, सब्ट्रैक्शन का 18, मल्टीप्लिकेशन का 40, डिवीजन का 10 और मॉडुलस का 0। इन केस अगर मैं मॉडुलस की वैल्यू जो है, सॉरी बी की वैल्यू जो है वो चेंज करता हूँ और 3 कर देता हूँ, और अब मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देखिए हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। जो मॉडुलस है उसका आंसर हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 2 हो रहा है। मैग्नीफायर से मैं इसको अगेन जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, आपके सामने रिजल्ट है कि रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, जब 20 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 6 आर 18, और हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस का जो आंसर है वो 2 आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ना यहाँ पे मॉडुलस का ऑपरेटर 1 टाइम लिखते हैं।
अब मैं इसको रन करता हूं, देखिएगा ए बी लिखा हुआ आएगा, मॉडुलस का साइन दरमियान में आपको शो नहीं होगा, जैसा कि ये देखें मॉडुलस का साइन दरमियान में शो नहीं हो रहा। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपने मॉडुलस प्रिंट करवाना है तो आपको स्ट्रिंग के अंदर 2 दफा मॉडुलस लिखना पड़ेगा, तब जाके मॉडुलस जो है वो प्रिंट होगा। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो ये थे हमारे पास अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हम परफॉर्म कर सकते होते हैं किसी भी वेरिएबल के ऊपर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हम इनको कमेंट कर लेते हैं और अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड ऑपरेटर्स की, जो कि क्या थे हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास जो हैं वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड इक्वल टू होते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं प्रिंट एफ और ए ग्रेटर देन बी। मैं चाहता हूं मुझे बताए कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। तो अगर तो है तो 1 आएगा आंसर, और अगर अगर नहीं है तो देन उस केस में आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, आप मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है ना, तो मैं कह रहा हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी मैं चेक करना चाह रहा हूं, और यहाँ पे क्या करते हैं, बैक स्लैश एन कर देते हैं। सिमिलरली हम क्या करते हैं, लेस देन के लिए भी लिख लेते हैं और यहाँ पे सिंबल क्या कर देते हैं, लेस देन का, और यहाँ क्या कहते हैं, ए इज लेस देन बी। जैसे भी आप मैसेज शो कराना चाहते हैं आप उस तरह से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। और देन हम कहते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन एंड इक्वल टू बी। ठीक है, और हम एक और काम कर लेते हैं कि नोट को भी चेक कर लेते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखें आपके सामने स्क्रीन पर रिजल्ट्स आ रहे हैं। फर्स्ट a इज ग्रेटर देन b, यस, a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 3 है, तो आंसर आया 1। 1 मीन्स ट्रू, ठीक है ना। 1 का मतलब है यहाँ पे ट्रू, 0 का मतलब क्या है, फॉल्स। तो a इज लेस देन b, नो, क्योंकि a b से बड़ा है। आपको यहाँ पे वेरिएबल्स में भी वैल्यू भी नजर आ रही है। देन हमने प्रिंट करवाया a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b, यस, कि a जो है ना वो ग्रेटर देन तो है बट इक्वल टू नहीं है। तो एक कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे ग्रेटर देन वाली, तो उसने इसीलिए यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दिया, 1 प्रिंट करवा दिया। a इज लेस देन एंड इक्वल टू b वाले केस में उसने लेस देन वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी तो उसने 0 प्रिंट करवा दिया, और इक्वल टू वाली वैसे ही ट्रू नहीं है तो इसलिए उसने लेस देन और वाली कंडीशन जो है कि b जो है वो लेस देन है और a ग्रेटर देन है, तो लेस देन वाली कंडीशन क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो गई कि a लेस देन नहीं है b से, दैट उसने 0 प्रिंट करवा दिया। उसके बाद a इज नॉट इक्वल टू b, यस इट्स ट्रू कि a और b की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो दैट्स व्हाई उसने हमें प्रिंट करवा दिया 1 कि भाई ये जो बात है ये सच है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए कि जिनकी मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, रिलेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये रिलेशंस को वेरीफाई कर रहे होते हैं। अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम जब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को, कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे तब आपको ये मजीद भी रिलेशनल ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। इनके थ्रू हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आपको एक बेसिक नॉलेज देना था कि रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं और वो काम किस तरह से करते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं वो हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल होता है एंड और नॉट, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको कमेंट करता हूं और मैं यहाँ क्या करता हूं, इस वाले क्वेश्चन को भी फिलहाल हम खत्म कर देते हैं यहाँ से, या अगर आप कहते हैं तो मैं इसे रहने देता हूँ और यहाँ पे दोबारा आते हैं और यहाँ आके प्रिंट एफ, नीचे वाला पोर्शन क्योंकि कमेंट है तो प्रोग्राम उसको रीड, कंपाइलर जो है वो उसको रीड नहीं करेगा, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने ये सिंबल यूज किया है इस समय 2 टाइम्स अगर आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं
तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन कमेंट हो गई और कंपाइलर अब इसको रीड नहीं करेगा। तो जो नीचे वाला जितना पोर्शन है, ये जो मैंने कमेंट किया हुआ है, ये कंपाइलर अब इसको रीड नहीं करेगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, कि हम क्या करते हैं, कुछ लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ए एंड बी। एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखना है हमने, तो ए एंड बी कर देते हैं। ए एंड बी का हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, वही ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज डी, और यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट्स लगाता हूँ, ए एंड बी हमें बताए कि ए एंड बी। हम एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि ए एंड बी किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर है या नहीं। मिसाल के तौर पे ए और बी दोनों को चेक करें, अगर तो दोनों की वैल्यू 0 है तो हमें आंसर दे दे ट्रू, और अगर दोनों की वैल्यू 0 नहीं है तो आंसर दे दे फॉल्स। तो हम क्या करते हैं 0। एक चीज याद रखिएगा, हम इसका आंसर चेक करने जा रहे हैं, तो इसका आंसर जो भी आएगा, इसका आंसर अगर 0 आता है, 0 मींस ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, ए और बी दोनों सेम नहीं है, तो दैट्स वाई 0 आएगा। 0 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आंसर आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे हम इसमें दो कंडीशन का डील कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमारे पास इक्वल टू का ऑपरेटर जो है ये रिलेशनल है, जबकि ये जो ऑपरेटर है ये हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये चीज जरा माइंड में रखिएगा कि हम रिलेशनल और लॉजिकल दोनों ऑपरेटर्स को एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। या इन केस अगर हम सिंगल करते हैं, लाइक ए एंड बी करता हूं मैं, चलो अभी मैं इतना मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं करता इसको, और यहाँ आके मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ, और देन इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे अब हम एंड की जगह पे क्या कर देते हैं कि हम और ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, और कर देता हूँ। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये देखें, अच्छा एक तो लाइन ब्रेक नहीं की हमने, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लाइन ब्रेक कर देते हैं, ताकि हमें दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो सेपरेट लाइंस पर नजर आए। अब मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो देखें दोनों का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ए एंड बी 1 मतलब ट्रू, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए और बी की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, वो ये चेक कर रहा है और ये बता रहा है यस ए और बी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, ठीक है ना। और इसी तरह से और के केस में भी अब हम चाहते हैं इनका डिफरेंशिएट हो, कि हमें लॉजिकल ऑपरेटर जरा क्लियर हो, तो हम इनको रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। वैसे तो लॉजिकल ऑपरेटर जब हम आगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद भी बेहतर समझ आएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक्चुअली हम यूज कहाँ पे ज्यादातर करते होते हैं। ये जस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको आज के लेक्चर में थोड़ा सा कवर करवा रहा हूँ। तो मैं क्या कहता हूं कि ए एंड बी इज इक्वल टू 0, कि ए और बी दोनों 0 के इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये बात तो गलत है, तो आंसर 0 इज इक्वल टू 0 मींस 1 आना चाहिए इसका, ठीक है। अभी समझाता हूं आपको दोबारा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और इसको कहता हूं ए और बी दोनों में से कोई एक भी अगर 0 है तो आंसर क्या आ जाए हमारे पास, 0 आ जाए, अगर कोई एक भी नहीं है तो फिर 1 आ जाए, ठीक है। मैं इसको रन करता हूं, पहले आपको आउटपुट दिखाता हूं, देन उसके बाद आपको समझाता हूं। अभी देखें ए एंड बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए और बी दोनों में से किसी की भी वैल्यू 0 है नहीं है, तो 0 नहीं है तो इट मींस अब यहाँ पे ए एंड बी वाली ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, लाइक मैं इसको थोड़ा सा ना आपको यहाँ समझाता हूँ नोटपैड के ऊपर। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ए एंड बी की जब हम बात कर रहे हैं, ए एंड बी ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, और इसके बाद हम इक्वल टू लगा के 0 कर रहे हैं, तो ये पोर्शन क्या है, रिलेशनल है। तो हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है, ए की वैल्यू क्या थी 20 और बी की वैल्यू क्या है 3 है। अब देखें ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 3 है, इट मींस ये दोनों 0 नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 1। तो क्या 1 इक्वल टू 0 है, नहीं, तो इस केस में आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। बट अगर हम क्या करते हैं, ए को कर देते हैं 0 और बी को रख देते हैं 3, तो इस केस में अब देखें एक मतलब वैल्यू 0 1 का मतलब 0 होता है, तो इस केस में यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा
0 आएगा। तो 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब 1 आएगा। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, ये करके देखते हैं, आपको मजीद अभी क्लियर हो जाएगा। अभी देखें 20 और 3 के केस में 0 आ रहा था ना। अब जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू a की वैल्यू कर देता हूँ 0 और b की 3, तो इस केस में देखें आंसर a एंड b का आंसर जो है वो 1 हो गया है। कि अब क्या है, a की वैल्यू मतलब 0 है और b की वैल्यू 3 है। इट मींस जो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लॉजिकल ऑपरेशन का आंसर 0 हुआ, तो 0 इज इक्वल टू 0 का मतलब कंडीशन हमारी जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये ट्रू साबित हो रहा है, तो दैट्स व्हाई 1 आ रहा है। ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। सिमिलरली जो हमारे पास और का केस है, उस और के केस में हमारे पास क्या होता है, a और b, कि जब a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू क्या है 3 है, तो हम कह रहे हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इसको इक्वल टू 0 कह रहे हैं तो ना तो a 0 है ना b 0 है, तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है कि दोनों कंडीशंस ही हमारे पास ट्रू नहीं है। दोनों के केस में आंसर 0 है तो 0 ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं, दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाए, लाइक ये 0 कर देता हूं और इसको क्या कर देता हूं 3 कर देता हूं, तो देन इस केस में जो ये वाला पोर्शन है, अब यहाँ पे 0 और 3, ठीक है ना। अब एक मतलब हमारे पास और ऑपरेशन में क्या होता है, अगर एक वैल्यू सपोज एक इनपुट 0 है और दूसरी 1 है तो आंसर आएगा 1। तो इस केस में हमारे पास आंसर आता है 1। 1 इज इक्वल टू 0 जब वो चेक करता है तो नहीं होता, दैट्स व्हाई वो 0 दे रहा है। अदरवाइज ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो ऑपरेटर है ये ट्रू है, बट रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो क्या है, वो फॉल्स हो रहा है, तो दैट्स व्हाई उसने 0 हमें दिखाया है। जैसा कि अभी ये देखें, आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि a और b का आंसर जो है वो 0 है, जबकि a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 3 है, लेकिन ओवरऑल आंसर 0 है। ये रिलेशनल ऑपरेटर का आंसर 0 है, जबकि a और b, अगर लाइक मैं रिलेशनल ऑपरेटर यहां से खत्म कर दूं, मैं यहां से रिलेशनल ऑपरेटर खत्म करता हूं, तो अभी देखें अभी वो क्या दे रहा है, वो 1 दे रहा है कि भाई हाँ जी ये बात ठीक है कि इसका जो आंसर आ रहा है, ए बी का आंसर आ रहा है 1। लेकिन जब मैं इसको आगे 0 से कंपेयर करता हूं, इक्वल टू 0 लगाता हूं, तो उस केस में ये 0 हो जाए, क्योंकि 1 डू नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो दैट्स व्हाई इस केस में आंसर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स, और देन अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद क्या होता है। मैं ये चाहता हूं कि आपने मैथ में अक्सर देखा होगा a इज इक्वल टू a प्लस 7। तो अगर मैं इस केस में यहां पर सपोज मैं कहता हूं a1 इज इक्वल टू a प्लस 7, तो अब अगर मैं a की वैल्यू मतलब a की वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ 5 और यहाँ पे लिख देता हूँ 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और इसको मैं वापस किस में स्टोर करवा रहा हूँ, a में स्टोर करवा रहा हूँ, तो a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 12। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों ऑपरेशन एट ए टाइम परफॉर्म हो, कि ये प्लस भी हो और प्लस होने के बाद ये असाइन भी हो जाए इसको, तो देन उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मैं अगर ये चाहता हूं कि एक a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 3, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि भाई इन दोनों की वैल्यू आपस में सम हो और जो रिजल्ट है वो a में स्टोर हो जाए। मतलब क्या, a इज इक्वल टू a प्लस b करना चाहता हूं मैं, ठीक है ना, कि a और b दोनों की वैल्यू सम हो जाए और a की वैल्यू में वो ऐड हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब a का आंसर क्या हो जाएगा 7। इट मींस अब a की वैल्यू क्या हो गई है 7 हो गई है। तो जब हम इस किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते होते हैं तो उस केस में हम फिर किसका इस्तेमाल करते होते हैं, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते होते हैं। इनका सिंटैक्स क्या है तो हम इनको देख लेते हैं प्रोग्रामेटिकली। इस पोर्शन को अगेन मैं कमेंट कर देता हूं, और अब हम यहां आते हैं और यहां के लिखते हैं प्रिंट एफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन का ऑपरेशन देखते हैं, a प्लस बी को हम चेक करना चाहते हैं कि a प्लस बी जब होगा तो वो आंसर क्या होगा हमारे पास, और मॉडुलस डी कर देते हैं, यहाँ करते हैं a प्लस इज इक्वल टू बी, कि a को b में जमा करो और a को प्रिंट करवा दो। अब इस का मतलब क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब ये है कि a और b दोनों को जमा करो
जमा करके ए में स्टोर करवा दो और ए की वैल्यू को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। अब वो ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ना कि ए प्लस बी की वैल्यू को करेगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू को प्रिंट, लेकिन वो बी को प्रिंट नहीं करेगा, बी को ए में जमा करवा चुका है और जमा करवाने के बाद ए को उसकी वैल्यू असाइन कर चुका है और दैट्स वाई अब वो ए को प्रिंट करेगा। लाइक इसको मैं क्या करता हूं, स्टेटमेंट टर्मिनेट करते हैं यहाँ पे और अब मैं इसको रन करता हूं। तो ये देखें अभी ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 3, तो ए प्लस बी किया उसने और 3 प्रिंट करवा दिया। सपोज मैं ए की वैल्यू कर देता हूं 10 और अब मैं इसको रन करता हूं तो आंसर आएगा 13। ये देखें उसने ए और बी दोनों को आपस में सम किया और इन दोनों को एज अ सिंगल वैल्यू प्रिंट करवा दिया, मतलब ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। और एक और काम हम करते हैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, मैं आपको ए की वैल्यू अब दिखाता हूं कि अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, ठीक है, और इससे पहले ए की वैल्यू क्या थी जब ये काम नहीं हुआ था। प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटेज डी कॉमा ए, और जब ये ऑपरेशन असाइनमेंट ऑपरेटर ने काम किया, असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, तो देन उसके बाद ए की वैल्यू क्या है मैं आपको ये भी दिखाता हूं, आपको ये बातें दोनों क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि हमें तीनों के रिजल्ट्स जो है ना वो सेपरेट लाइंस पर नजर आए। अब इसे रन करते हैं तो ये देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू क्या थी 10 थी जो इनिशियलाइज हमने की, बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, ए प्लस बी जब हमने परफॉर्म कर दिया और ए में स्टोर कर दिया तो उसका आंसर क्या हो गया 13। अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी थी 13, तो दैट्स वाई जो हमारे पास आंसर प्रिंट हुआ वो ए का प्रिंट हुआ और ए की वैल्यू अब क्या हो गई है 13 हो गई है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ए में से 3 माइनस हो जाएगा और ए की वैल्यू 10 की बजाय 7 हो जाएगी। तो ये देखें जी ए की वैल्यू क्या हो गई है, पहले 10 थी अब 7 हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करता हूं तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई है 30 हो गई है। अब इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे डिवाइड करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा कि ए की वैल्यू क्या थी 10 थी, बी की वैल्यू 3 थी, तो 3 3 9 हमारे पास हो गया, डिवाइड किया बेसिकली उसने तो हमारे पास 3 आ गया डिवाइड करने के बाद। और देन इसी तरह से अगर मैं मॉडुलस लेता हूं, यहाँ पे क्या करते हैं मॉडुलस ले लेते हैं, तो मॉडुलस लेने पे हमारे पास देखिए आंसर क्या आ रहा है 1, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये थे बेसिकली हमारे पास क्या असाइनमेंट ऑपरेटर्स। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।